दोस्तों नमस्कार। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज उनके मूल्यांकन का भी दिन है और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर आकलन का भी दिन है। राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उनके विचारों के मामले में बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं थे। वो केवल इतना जानते थे कि उनकी पार्टी एक यथास्थितिवादी जकड़ में फंस गई है और इसलिए उसमें वो अप्रासंगिक कहीं ना कहीं होती जा रही है। तो उसको परिस्थितियों के अनुरूप उसमें नवीनता के संचार के लिए राहुल गांधी ने काफ़ी प्रयोग किए। उन्होंने जो है संगठन के स्तर पर उन लोगों का जो परंपरागत रूप से जिन्होंने अपनी खानदानी जागीर समझ रखा था, जो परंपरागत रूप से जमे हुए लोग थे और अपने बाद अपनी संतानों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे थे, जिससे पार्टी में नए खून का प्रवेश रुक गया था। तो इसके लिए उन्होंने संगठनात्मक चुनाव में कई प्रयोग किए। उन्होंने कई नए विचारकों को अपने साथ में लाए जो प्रगतिशील विचारक थे, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी प्रगतिशील विचारक थे। 2012 के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी मां सोनिया गांधी से पूरी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपनी दम पे करने का अधिकार ले लिया था। तो उसमें भी उन्होंने तमाम सारे प्रयोग किए। उस समय स्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उत्तर प्रदेश में बिल्कुल रसातल में चली गई थी पार्टी। उत्तर प्रदेश में केवल विधानसभा चुनाव में, विधानसभा क्या लोकसभा चुनाव में भी 5,000 भी वोट नहीं मिल पाते थे उम्मीदवार को। राहुल गांधी नए नए चेहरे ढूंढ के लाए, ऐसे लोग जो प्रगतिवादी पार्टियों में जैसे बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे जो लोग, और लेकिन उन लोगों की समाज में एक स्वीकार्यता थी। ऐसे चेहरे लेकर सामने आए, उनको उन्होंने आजमाया। उनकी कोठरी में कनिष्क जैसे लोगों को सामने लेके आए, उन पर आरोप लगे कि वो उनके चंगुल में चले गए हैं। जेएनयू के जो वामपंथी वहाँ समूह है, वामपंथी गुट है, उसके चंगुल में चले गए। वो नक्सलियों की उनकी विचारधारा नक्सलियों के अनुरूप हो गई ये उन पर आरोप लगते रहे। तो लेकिन 2012 का जो चुनाव था, 2012 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत बेहतर लड़ा गया। सीटें भले ही कम मिली, लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होती थी। 5,000 वोट भी नहीं मिल पाते थे एक उम्मीदवार को, लेकिन 25 से 30 हज़ार तक वोट लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में मिले। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस कामयाबी के सारे सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जनार्दन द्विवेदी जैसे लोग उसमें पार्टी पे हावी थे, जो एक तरह से यथास्थितिवाद के पोषक थे, और वो लोग राहुल गांधी की प्रयोग धर्मिता को पचा नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने मीडिया में ऐसा सेट कराया कि देखिए जनार्दन गांधी को पूरी छूट दिए जाने के बड़े गलत मतलब निकले और उत्तर प्रदेश में जग हसाई की पात्र बन गई, इतनी कम सीट मिली। एक जो इसकी सही ढंग से व्याख्या नहीं हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणामों की, सकारात्मक व्याख्या होनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी का मनोबल गिराने वाली व्याख्या हुई। इसलिए राहुल गांधी थोड़े विचलित हुए और थोड़ा सा और सैद्धांतिक तौर पे भी विचलित हुए। फिर वो उस पर आ गए। अब तब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक आसमान पर छा चुकी थी, देश के राजनीतिक आसमान पर छा चुकी थी, मोदी युग शुरू हो चुका था। तो फिर उन्होंने गलतियां करना शुरू की। उन्होंने और ज़्यादा उस हड़बड़ाहट में उनसे और ज़्यादा गलतियां हुई। उस हड़बड़ाहट में कहीं वो जो है ऊपर जनेऊ दिखाते हुए अपने शरीर के ऊपर, और वो मंदिरों के दर्शन करने, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इससे एक बड़ी ये एक तरह से एक विद्रूप स्थिति बनी। लेकिन अब लोग लगे हुए थे, लोग नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी उसके लिए परिवर्तनों के लिए प्रोत्साहित हों। यथास्थितिवादियों का उस समय भी यथास्थितिवादी पार्टी में हावी थे, और इस बीच में वो प्रशांत किशोर के उसमें चले गए। उन्होंने भी उस तरीके से उन्होंने ये प्रचार था कि जो नरेंद्र मोदी को जो सफलता मिली 2014 में, वो पीआर एजेंसियों का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। उसमें एक बहुत बड़ी एक तरह से लोगों ने ये बिजनेस की दुनिया के लोगों ने उस मामले में प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़े क्रिएटर के रूप में, जो राजनीति में भी बहुत बड़ी उथल पुथल मचा सकते, राजनीति में भी वो जो चाहे वो परिणाम दिला सकते, उस रूप में उभारा।
और उसका नतीजा ये हुआ कि 2017 के चुनाव में उनके कहने से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण चेहरा एक उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आप प्रोजेक्ट करें तो आपको सफलता मिल सकती है। उसमें उन्होंने वो लेके आए शीला दीक्षित को, जबकि शीला दीक्षित उसमें वृद्धावस्था के कारण बहुत बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और वो प्रदेश अध्यक्ष बन के जब उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने कहा पहला रोड शो हुआ तो पहले रोड शो में वो उम्र के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी, तो उसी में पूरी कांग्रेस की भद पिट गई। इस बीच में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने भी दलित नेतृत्व खड़ा नहीं किया है। हम हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में 100 नए दलित चेहरे जो नेतृत्व करने वाले होंगे वो पैदा करेंगे। उस मामले में भी वो नहीं उस मामले में बहुत कुछ नहीं कर पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद में तब तक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे। कांग्रेस अध्यक्ष का पद उनको छोड़ना पड़ा। लोगों ने ये माना था कि ये तो तात्कालिक है, ये जो लोगों आलोचनाओं के वो केंद्र में वो थे, तो इसको टालने के लिए ये उन्होंने किया और उसके बाद में वो अध्यक्षी संभाल लेंगे। लेकिन इस बीच में सैद्धांतिक रूप से वो दृढ़ होते जा रहे थे और धीरे धीरे उनकी समझ में ये आता जा रहा था कि देश में राजनीतिक विसंगतियों की मुख्य वजह क्या है, कौन सी ऐसी सामाजिक और आर्थिक विसंगतियाँ हैं। तो लगातार उनके विचार परिपक्व भी होते जा रहे थे और विचारों में स्पष्टता भी होती जा रही थी, स्पष्टता भी आती जा रही थी। तो 2024 तक आते आते इसीलिए वो एक तरह से एक अग्रदूत बन गए, एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैचारिक अभियान में अग्रदूत बन गए। हालांकि उनका नेतृत्व स्वीकार करने के मामले में उस समय पे अन्य जो सहयोगी दल थे, जो इंडिया जो उन्होंने गठबंधन बढ़ाया था, बड़ा सूझबूझ से उसका नाम रखा था और उससे जो है काफ़ी बदहवासी की स्थिति में मोदी पहुंच गए थे। उन्होंने तो इंडिया तमाम सारा जो उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था G20 का, उसमें से उन्होंने कहा कि इंडिया नाम नहीं रहेगा, भारत के नाम से सारे उसके जो परिपत्र तैयार होंगे वो भारत के नाम से तैयार होंगे, हर चीज़ में भारत का संबोधन होगा। और इंडिया गठबंधन को उन्होंने इंडी नाम दे दिया। लेकिन राहुल गांधी की सूझ से ये स्थापित हुआ कि वो उनमें ऐसी समझदारी आ चुकी है, उनके अंदर एक तरह से एक ऐसी मौलिक सूझबूझ आ चुकी कि जिससे मोदी को उनकी चुनौती का अनुभव करना पड़ रहा। ये 2024 के चुनाव के पहले ही स्पष्ट हो गया था। उसके बाद जब 2024 के चुनाव हुए तो 2024 के चुनाव में उन्हीं की पहल पे ये संविधान बदलने वाला जो मुद्दा था वो उस मुद्दे को उन्हीं की पहल पे उछाला गया। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें वो बड़ा अन्य उत्साह नहीं दिखा रहे थे, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं दिखा रही थी, समाजवादी पार्टी भी वो बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रही थी। वो केवल ये चाहती थी कांग्रेस एक उसका कुछ राज्यों में ज़्यादा विस्तार है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को अपने से ऊपर का पार्टी नहीं मानती थी। और राहुल गांधी को वो का ये नहीं मानती थी कि राहुल गांधी में कोई ऐसा गुण है या कोई ऐसी उनके अंदर ऊर्जा और प्रतिभा या उनकी ऐसी स्वीकार्यता है कि हम उसकी जो है कि उनके नेतृत्व में आगे बढ़ें। लेकिन उसके बाद में सीटें भी तो बढ़ी, हालांकि वो जीत तो फिर भी नहीं पाए और काफ़ी हद तक उन्होंने रास्ता रोका भी। लेकिन तेलुगु देशम और जदयू जैसी पार्टियां, इनसे आशा नहीं की जाती थी, उन्होंने मोदी को समर्थन दे दिया। तो इसलिए मोदी फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने एक दिशा पकड़ी और वो उस दिशा पर उन्होंने अपने आप को उस दिशा पर, तब से वो उसी दिशा पे आगे बढ़ रही है। अब एक निरंतरता उनके विचारों में दिखाई दे रही है और एक उनके और वैचारिक प्रतिबद्धता के मामले में वो सबसे ज़्यादा विपक्ष की खेमे में सबसे ज़्यादा दृढ़ नेता के रूप में उभरे और उससे उनकी छवि में भी बहुत हद तक बदलाव हुआ है। आज ये जो लोग ईमानदारी से राहुल गांधी का मूल्यांकन करते, वो इस बात को मानते कि राहुल गांधी ने ये विचार त्याग दिया कि हम सत्ता हासिल करने में सफल हो जाए। वो बहुत ज़्यादा अवसरवादी गठबंधन करने के भी बहुत हामी नहीं रहे। वो यहाँ तक तो गठबंधन करना चाहते कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर हो जाए, लेकिन उसके लिए वो एक चाहते कि एक वैचारिक एजेंडा को सर्वोपरि स्थान मिले और उसमें जो लोग आए वो उस वैचारिकी के साथ में सहमत लोग हैं। उस वैचारिकी को
और उस वैचारिकी के साथ सहमत करने के लिए भी उनके प्रयास हैं। जातिगत जनगणना में भी उनका वो दिखाई दे रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी। इस मामले में भी उनके उनके विचारों की स्वीकार्यता बढ़ी है और उसके विचारों के मामले में इस बीच में और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और उसमें तृणमूल कांग्रेस भी अब उसके पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से उसका हुआ, जो हश्र उसका हुआ है और उसके बाद में जिस ढंग से उसका मान मर्दन हो रहा है, तो वो जो घबराहट की मुद्रा में है उसमें केवल राहुल गांधी दिखे जिन्होंने मजबूती के साथ में साथ दिया। तो अब ये होने लगा है कि नहीं, राहुल गांधी के अंदर बहुत दूर तक की सोचते हैं, ये तृणमूल कांग्रेस भी मानने लगी है और ये मानने लगी है, ये समाजवादी पार्टी भी मानने लगी। यही दो प्रमुख घटक हैं और अन्य लोग भी मानने लगे। तो अब एक राहुल गांधी एक बदलाव के संवाहक के नेता के रूप में स्थापित हो गए। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अब जो ईमानदारी से जो लोग उनके प्रति सद्भावना रखते, जो उनमें जो आस्था रखते, वो इस बात को मानते ही नहीं। वो उन्होंने कि राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही दिशा में है। राहुल गांधी खुद को हासिल करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई, वो एक चाहते कि एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सशक्त हो, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन सशक्त हो। भले ही वो आंदोलन उनके रहते हुए मंजिल तक न पहुँचे, लेकिन उसके बाद में मंजिल पहुँचे। वो आर्थिक न्याय के भी लड़ रहे, वो सामाजिक न्याय के भी लड़ रहे। हमने देखा कि वो अगर वो एक आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकारवाद का विरोध कर रहे और उस विरोध को जताने के लिए, उस विरोध की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए वो नहीं गए अंबानी के यहाँ, अंबानी के बेटे की शादी में, जबकि लालू और अखिलेश यादव पहुँच गए। तो इससे वो एक अंतर समझ में आता है। ऐसे ही सामाजिक स्तर पर भी है, पीडीए की नारे तो लगा रहे, लेकिन कई जगह से उनको फिसलने से भी, कई उनका ढुलमुल रवैया भी सामाजिक मामलों में अखिलेश यादव का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल नहीं देखने को, बिल्कुल इस मामले में कतई मतलब विचलित नहीं होते। वो पूरी अडिगता के, पूरी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ में अपनी एक विचारधारा के में आगे बढ़ रहे हैं और वो इस बात के लिए तैयार है कि इसमें अगर लोग उनकी पार्टी में और ज़्यादा टूट फूट होती है और बार ज़्यादा अगर जो है और ज़्यादा भी लोग छोड़ के चले जाते दिग्गज, तब भी हम अपनी लाइन को नहीं छोड़ेंगे, अपनी लाइन पर बरकरार रहेंगे। तो एक वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक जो विकल्प होना चाहिए, वो सत्ता में स्थापित हो या ना हो पाए, लेकिन ये एक विकल्प होना चाहिए, एक स्पष्ट विकल्प, एक जिसको एक वैचारिक और सैद्धांतिक विकल्प होना चाहिए। उस विकल्प के मामले में राहुल गांधी आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उस विकल्प के मामले में एक अग्रदूत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं आज के दिन जो उन्होंने एक बड़प्पन दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी भी सराहना करना चाहिए। उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी राहुल गांधी के लिए जन्मदिन का बधाई संदेश भेजा है। नेताओं के बीच में शत्रुता नहीं हो, लोकतंत्र का ये है कि अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर जनमत संगठन करने का प्रयास किए। इस दिशा में हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी जी इस मामले में खरे साबित नहीं होते, लेकिन आज उन्होंने जो काम किया है, अगर हमारी सुभाषा ये है कि भविष्य में भी वो इन चीज़ों का एक ख्याल रखते रहें कि व्यक्तिगत शत्रुता को जितना कम किया जा सके, सैद्धांतिक टकराव, बाकी वैचारिक टकराव, राजनीतिक प्रतियोगिता में कितना भी बड़ा टकराव करें, लेकिन व्यक्तिगत शत्रुता के स्तर पर नहीं जानी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री के लिए भी जो उन्होंने बधाई राहुल गांधी को भेजी, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उनकी भी सराहना करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।